हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपनी द ग्रेट एनसीईआरटी सीरीज और इसमें अभी तक हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं और उसमें यूपीएससी में जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कर चुके हैं जो इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। तो नाम से ही पता लग रहा है ये चैप्टर जो है वो फूड के बारे में है। तो इसको देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चैप्टर शुरू होता है एक सुंदर से श्लोक से, ओके, जिसकी प्रोनाउंसिएशन मैं करने की कोशिश करता हूँ। कोरुक 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 हितभुक मितभुक ऋतुभुक। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन है कि हेल्दी कौन है, स्वस्थ कौन है। वो इंसान स्वस्थ है जो कि होलसम यानी कि हेल्दी फूड खाता है, मॉडरेट क्वांटिटीज में खाता है यानी कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और सीजन के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट होता है, टाइम के और प्लेस के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट होता है वो खाना खाता है। तो बेसिकली इस श्लोक में ना इस पूरे चैप्टर का क्रक्स आपको दे दिया गया है। आगे देखेंगे कैसे। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये श्लोक है, बहुत पुराना श्लोक है संस्कृत का, बट इसमें हेल्थ की एक होलिस्टिक व्यू दी गई है। कि हम जनरली सोचते हैं कि हेल्दी होने का मतलब है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी है। बट हेल्थ का एक्चुअल मीनिंग होता है हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारे एनवायरमेंट के बीच में एक बैलेंस होना। और फूड जो होता है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है इस बैलेंस को मेंटेन करने में। इस श्लोक में हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं जो कि है हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक। ओके, तो अब इनका क्या मतलब होता है देखते हैं और आप इनको अपने एस्से में भी यूज कर सकते हैं। तो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग एज पर दिस श्लोका। सबसे पहला है हितभुक, यानी कि ईट होलसम एंड बेनिफिशियल फूड। ऐसा खाना खाओ जो हेल्दी हो और फायदा करे, जो कि आपकी बॉडी को नरिश करे, माइंड को नरिश करे। और ये कहता है कि हमें हार्मफुल या जंक फूड जो है उससे बचना चाहिए। कितने पुराने समय में कितने ज्ञान की बात कही गई है जो आज मॉडर्न मेडिसिन हमें कहती है। फिर इसके बाद दूसरा जो इसमें वर्ड है वो है मिथ बुक, यानी कि मॉडरेट क्वांटिटीज में खाओ, जो कि डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए और भूखे भी नहीं मरना चाहिए कि 12-12 घंटे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना शरीर खराब कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन जो है वो मेंटेन रहता है, बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहती है और बॉडी वेट कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है अगर आप मॉडरेट क्वांटिटीज में खाते हो। फिर तीसरा जो है वर्ड यहाँ पे वो है ऋतुभुक, यानी कि सीजन, टाइम और प्लेस उसके अकॉर्डिंग खाओ। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सीजनल फूड्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी में हम सब वाटरमेलन खाते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो वाटरमेलन जो होता है वो हमारी बॉडी को वाटर सप्लाई करके नरिश करता है और गर्म जो क्लाइमेट है, जो गर्मी है, उससे अडेप्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरह बाकी फूड्स भी हम देखें तो वो भी इसी तरह काम करते हैं अगर हम उनको सीजन के हिसाब से खाएं। देन टाइम अप्रोप्रिएट मील्स, यानी कि ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लाइट डिनर एट नाइट एंड लंच। एंड लोकल फूड्स, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और कल्चरली भी सुटेबल होते हैं। अब ये जो श्लोक में बातें कही गई हैं ये मॉडर्न साइंस से भी अलाइन करती हैं और आयुर्वेद का जो आहार वाला प्रिंसिपल है उससे भी अलाइन करती हैं। हमारा मॉडर्न न्यूट्रिशन जो है वो भी एम्फेसाइज करता है बैलेंस डाइट पे, पोर्शन कंट्रोल पे और सीजनल ईटिंग पे। पोर्शन कंट्रोल यानी कि कितना खाना है। और यहाँ पे हम मॉरल एंड लाइफस्टाइल लेसन ले सकते हैं कि हमें वाइजली खाना चाहिए ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी और लॉन्जेविटी मेंटेन रहें। और ये सेल्फ डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस को भी प्रमोट करता है हमारी डेली लाइफ में।
फिर इसी चैप्टर में एक और श्लोक दिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद, जिसके बारे में आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, बट अभी हम यहाँ पे श्लोक देखेंगे। अन्नेन जातानि जीवन्ति। अब ये मत सोचना ये फालतू की चीजें हैं, ये आपके आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं काम आएंगे, ये जो भी चीजें। तो इसका मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू ऑल लिविंग बींग्स। यस, हमें पता है फूड के चक्कर में ही आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी हो रहा है सब फूड के चक्कर में हो रहा है। ओके। तो इस श्लोक का सिग्निफिकेंस क्या है कि फूड जो है वो लाइफ की फाउंडेशन है। फूड यानी कि अन्न, जिसे यहाँ पे अन्न कहा गया है, इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेंस फॉर ऑल लिविंग बींग्स। और बिना फूड के लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं की जा सकती। हमारा हर एक्शन, हमारी ग्रोथ और हमारी हर एक्टिविटी फूड पे डिपेंड करती है। और इसका कनेक्शन बताया गया है नेचर और एग्रीकल्चर से। ये श्लोक हाईलाइट करता है कि हमारा ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स फूड और उन लोगों की तरफ हमारा धन्यवाद जो इसको प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, नेचर एंड एनिमल्स। यह इस श्लोक से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये हमें एनकरेज करता है टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और वेस्टेज कम करने के, क्योंकि फूड इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ से हमें स्पिरिचुअल और मॉरल लेसन मिलता है कि लाइफ एंड सर्वाइवल आर डिपेंडेंट ऑन नरिशमेंट, देयरफॉर फूड शुड बी रिस्पेक्टेड। एंड जिससे कि हम माइंडफुल ईटिंग करें और नेचर का जो डिवाइन रोल है लाइफ को सस्टेन करने में उसको अप्रिशिएट करें। मॉडर्न न्यूट्रिशन से अगर इसको हम लिंक करें तो जैसे पहले था कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके फूड में, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये सब फूड से ही आते हैं। और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो एसेंशियल है, जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, हमारे मेंटल वेलबींग के लिए। यस, फूड इज कनेक्टेड टू मेंटल वेलबींग, जैसा कि उपनिषद में बताया गया है कि लाइफ इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन फूड। तो चलो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये तो थे दो श्लोक। अब तीन इंपॉर्टेंट बातें और बहुत सिंपल बातें हैं कि हम सब हर रोज खाना खाते हैं। यस, फूड इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारी लाइफ का एक जरूरी कंपोनेंट है फूड। फूड के चक्कर में ही हो रहा है जो भी हो रहा है इस धरती पे। और हर एरिया का अलग अलग फूड होता है। ओके। तो अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आएंगी, तो उनको हम शुरू में ही देख लेते हैं ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो एक टर्म है आपकी स्टेपल ग्रेन और दूसरी है स्टेपल डाइट। तो स्टेपल ग्रेन क्या होता है? किसी भी एरिया में वो प्राइमरी सीरियल क्रॉप, गेहूं, चावल एटसेट्रा, जो वहां पे उगाई जाती है और खाई जाती है, और जो वहां के लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है, उसे हम स्टेपल ग्रेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में राइस उगाया जाता है और वहां के लोग मेनली राइस ही खाते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में व्हीट उगाया जाता है और यहाँ की जितने भी फूड्स हैं, जो भी कुछ है, वो व्हीट से बनते हैं। सिमिलरली महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक एटसेट्रा में मेज, ज्वार, बाजरा जो है वो भी एक टाइम पे स्टेपल राइस होता था। सो की पॉइंट है कि ये किसी भी एरिया की मेन सीरियल क्रॉप है जो कि वहाँ की ज्यादातर मील्स का बेसिस क्रिएट करती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में रोटी, पराठा, लच्छा पराठा, चूरमा, सब गेहूं से ही बनता है। तो गेहूं नॉर्थ इंडिया का स्टेपल ग्रेन है। ओके। दूसरा टर्म है स्टेपल डाइट। ओके, तो स्टेपल डाइट होता है सेट ऑफ फूड्स, यानी कि सेट ऑफ फूड्स में वो सारे खाने, अगर हम बिल्कुल ऐसे लोकल उसमें बोले, अलग अलग टाइप के खाने जो एक एरिया की पॉपुलेशन रेगुलरली खाती है और जो उसकी मोस्ट ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। यानी कि रोटी होगी, पराठा हो गया, दाल होगी, दही हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये नॉर्थ इंडिया की स्टेपल डाइट है। ये सब चीजें मिलके यहाँ की स्टेपल डाइट बनाते हैं। तो इसमें जो हमारा स्टेपल ग्रेन था उससे बनी हुई चीजें, प्लस जो उस एरिया में वेजिटेबल्स, दाल वगैरह होती हैं, और अगर कोई और लोकली चीज अवेलेबल है, वो सब मिलके उनसे जो खाना बनता है उसे हम स्टेपल डाइट कहते हैं। जैसे पंजाब का स्टेपल ग्रेन है व्हीट और यहाँ की स्टेपल डाइट है रोटी, दाल, वेजिटेबल, मिल्क, घी। पंजाब, हरियाणा दोनों को आप लगा सकते हो। सिमिलरली केरला में स्टेपल ग्रेन है आपका राइस और स्टेपल डाइट है राइस, सांभर, फिश, कोकोनट बेस्ड डिशेस। ये इनमें डिफरेंस है। ओके। अब एक मेन और कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, व्हाई डू वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं?
तो तुम कहोगे कि भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, इसमें क्या है? तो ऐसा नहीं है। फूड सिर्फ भूख को शांत करने के लिए नहीं खाया जाता। ये हमारी लाइफ का फ्यूल है। जैसे कोई मशीन बिना फ्यूल के, कोई कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, ऐसे ही हमारी बॉडी भी बिना फूड के सरवाइव नहीं कर सकती। तो फूड जो है वो 4 मेन पर्पस जो हैं उनको सर्व करता है। देखते हैं क्या-क्या। सबसे पहला है एनर्जी सप्लाई, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है, हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं। तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसमें भी एनर्जी खर्च होती है। तुम पढ़ते हो, उसमें एनर्जी खर्च होती है। वॉक करते हो, रन करते हो, सोचते हो, साँस लेते हो, हार्ट बीट करता है, हर चीज़ में एनर्जी चाहिए होती है। और ये जो एनर्जी है, ये फूड से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अपना नीरज चोपड़ा है, ठीक है? वो पूरा दिन भाला फेंकने की प्रैक्टिस करता है, जेवलिन थ्रो की, तो उसको भी एनर्जी गिविंग फूड्स चाहिए होते हैं, ग्लूकोज, बनाना, राइस। एंड इफ ही इज नॉन वेजिटेरियन, आई डोंट नो, तो नॉन वेज मील्स, वेजिटेरियन है तो वेज मील्स। ओके, एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल तुम ही हो, तो तुमको बैठ के कंसंट्रेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, सोचने के लिए, इवन एग्जाम में लिखने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होती है। भूखे पेट कभी टेस्ट दे के देखना, पता चलेगा फूड कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो फंक्शन है फूड का, वो है बॉडी बिल्डिंग। और ये आर्नोल्ड वाली बॉडी बिल्डिंग तो है ही, बट उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग साइंटिफिक टर्म्स में क्या होता है वो समझते हैं। तो फूड जो होता है वो हमारे हमको वो मटेरियल देता है जिससे हमारी बोन्स, मसल्स, स्किन, ब्लड और बाकी टिश्यूज जो हैं वो बिल्ड होते हैं और मजबूत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे हैं, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, तो उनको प्रोटीन रिच फूड्स चाहिए होते हैं, जैसे मिल्क, दाल, एग्स, मीट, ताकि उनका प्रॉपर हाइट और मसल डेवलपमेंट हो सके। ओके। तीसरा जो फूड का फंक्शन है वो है रिपेयर और मेंटेनेंस। किसकी रिपेयर और मेंटेनेंस? तुम्हारी ऑल्टो की नहीं, तुम्हारी बॉडी की। अब हम जो भी करते हैं, तुम पढ़ते हो तो भी तुम थक जाते हो, तुम वर्कआउट करते हो तो भी तुम थक थक जाते हो, मार्केट जाके सब्जी लाते हो तो भी थक जाते हो। ओके। मम्मी भी घर का काम करके कहती है, अरे भाई मैं तो थक गई। या तो अनुपमा देख के भी तुम थक जाते हो, एक साथ 10 एपिसोड देख के देखना। तो जब हम थकते हैं तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं, और हमारे टिश्यूज जो हैं वो वियर आउट कर जाते हैं। फूड क्या करता है, ये जो डैमेज सेल्स हैं, हम कुछ भी करते हैं, सेल डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करता है। अगर किसी को चोट लगी है, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो प्रोटीन और विटामिन सी रिच खाना खाएगा तो उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। ये इसका एक एग्जाम्पल है रिपेयर और मेंटेनेंस का। और नेक्स्ट जो फंक्शन है फूड का, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, यानी बीमारियों से बचाना। यस, सिर्फ दवाइयां ही नहीं बचाती, फूड हम क्या खाते हैं वो भी हमें बीमारियों से बचाता है। तो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं। आगे देखेंगे हम, अभी क्या है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि क्या 4 फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी आंवला से या ऑरेंज वगैरह से हम अपनी बॉडी को देते हैं, तो वो हमें कॉमन कोल्ड और स्कर्वी से बचाता है। आयरन एंड कैल्शियम जो है, वो आयरन हमें अनीमिया से बचाता है और कैल्शियम हमें वीक बोन यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस और इन सब बीमारियों से बचाता है। अब हम देखेंगे कि फूड के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। यानी मतलब ठीक है, तुमने रोटी खा ली, बट उस रोटी के अंदर क्या है जो तुम्हें ये सब काम तुम्हारी बॉडी में कर रहा है, ये 4 फंक्शंस तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है। तो फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड मेंटेन वेरियस बॉडी फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि फूड के ये जो 4 फंक्शन हैं, जो चीजें फूड के अंदर इस फंक्शन को परफॉर्म करती है, यानी कि हमने खाया और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचा रहा है, स्ट्रांग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो होते हैं फूड के अंदर न्यूट्रिएंट। सुना है ना, न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना चाहिए। तो विदाउट न्यूट्रिएंट्स, अगर हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो फूड जस्ट एम्प्टी स्टफ है, एम्प्टी कैलोरीज है, जो हमारा पेट तो भर देगा बट हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं रखेगा। तो कितने टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं? मेनली 5 तरह के, जिनमें सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी देते हैं। फिर हैं फैट्स जो कि एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं, बॉडी को गर्म रखने का मेनली काम करते हैं। फिर आते हैं प्रोटीन्स जो कि बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं विटामिन्स जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और फिर हैं मिनरल्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं और अलग-अलग बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अभी जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे डिटेल में तो देखेंगे।
विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि ये जो 2 लास्ट में बैठे हैं ना, इन दोनों को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीज़ेज़ से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं और हमको हेल्दी रखते हैं। हम देखेंगे अभी कैसे। तो सबसे पहले चलो पहले हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर सॉरी फूड के अंदर कौन-सा कंपोनेंट है या नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपका केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लेते हैं, छोटा-सा टॉपिक है। तो आपको अगर टेस्ट करना है, आपके फूड में स्टार्च है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस फूड सैंपल के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप्स डालोगे। तो अगर वो आयोडीन सैंपल और आपका फूड सैंपल ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, दैट मीन्स आपके खाने में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आलू पे अगर आप डालोगे तो ये आपको मिलेगा। क्योंकि आयोडीन जो है वो स्टार्च के या कार्बोहाइड्रेट्स के हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ एक ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी तरह अगर आपको चेक करना है आपके खाने में फैट है या नहीं है, तो आप अपने खाने को पेपर पे रगड़ोगे। ओके, तो अगर एक ग्रीसी ट्रांसल्यूसेंट पैच चिकना चिकना सा देखा होगा ना, मम्मी जब अखबार में पूरियां रख देती है तो बन जाता है, वो बनता है और उसको आप ऐसे लाइट की तरफ करोगे तो उसमें से आधी आधी लाइट आ रही है, तो दैट मीन्स आपके खाने में फैट है, क्योंकि फैट पानी में नहीं घुलता है और ये ऑयली मार्क छोड़ के जाता है पेपर पे। इसी तरह अगर आपको प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है तो एक बाइयूरेट टेस्ट होता है, यानी कि कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा हम अपने खाने पे डालेंगे, जिससे कि वो खाना वॉयलेट या पर्पल हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर आयन जो होते हैं वो एक वॉयलेट कलर प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ एक वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है हमारे खाने में प्रोटीन है या नहीं है। तो आप वे प्रोटीन लाते हो उसके साथ ये टेस्ट कर सकते हो कहीं आपको चीनी का डब्बा तो नहीं दे दिया है। और अगर आपको शुगर का टेस्ट करना है तो उसको हम कहते हैं बेनेडिक्ट्स टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जब आप ये फेलिंग सॉल्यूशन है ये खाने पे डालते हो जिसमें शुगर है, तो ये ग्रीन, येलो या ऑरेंज और या ब्रिक रेड कलर का टर्न होगा। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि खाने में शुगर है। सो बारी बारी से हम इन पांचों न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी का मेन फ्यूल है। जैसे पेट्रोल कार को चलाने के लिए चाहिए होता है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, एनर्जी के लिए। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, जो कि बॉडी आराम से कर सकती है। कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना बॉडी के लिए बहुत आसान होता है, जिससे हमारे सेल्स को इमीडिएट एनर्जी सप्लाई मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स है ये एनर्जी का। और जब हमारी बॉडी में कार्ब्स नहीं होते, तो हम वीक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। स्कूल में याद होगा ना, बच्चे प्रेयर में गिर जाते थे क्योंकि वो ब्रेकफास्ट स्किप करके आते थे, तो उनकी बॉडी में एनर्जी जो है वो नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने खाना रात को ही खाया है, तो उनके कार्बोहाइड्रेट्स के जो रिजर्व है बॉडी के वो लो होते थे, इसलिए वो प्रेयर में चक्कर खा के गिर जाते थे। तो जब तुम कोई भी एक मील मिस करते हो, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो तुम लेस एनर्जेटिक फील करते हो, तुम्हारी बैटरी सी डाउन हो जाती है, जैसे इसकी हो रही है। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी को इनफ ग्लूकोज नहीं मिलता, जो हमारी बॉडी का प्राइमरी फ्यूल सोर्स है। ऐसे ही तुमने देखा होगा कि जो लोग मैराथन लगाते हैं वो ग्लूकोज पीते हैं, या फिर तुमने ओआरएस पीते हुए देखा होगा, ऐसे बॉटल्स ले लेके रेस के टाइम पे भी और रेस के बाद भी, ताकि वो अपनी बॉडी की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। ग्लूकोज जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है हमारे थके हुए मसल्स को। तो एनसीईआरटी में आपको क्या-क्या सोर्सेज बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो यहाँ देखते हैं। पोटैटो, शुगरकेन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट और शक्करकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो। हो गया? तो ये सब आपको, अब इनको हम अगर दोबारा से क्लासिफाई करें तो इनमें से सीरियल्स हैं आपके व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, जो कि हर सीरियल में आपको कार्ब्स मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो फिर जो स्टार्च रिच वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो, वो कार्बोहाइड्रेट्स का गुड गुड सोर्स होता है। फ्रूट्स में बनाना भी कार्ब रिच होता है, पाइनएप्पल और मैंगो भी कार्ब रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठे फ्रूट जो होते हैं उनसे आपको ज्यादा कार्ब्स मिलते हैं। और शुगर सोर्सेज में हम देखें तो शुगर केन हो गया, हमारी जो दूसरा हमारी जो चीनी होती है, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं।
डेली लाइफ के एग्जांपल्स में हम चपाती खाते हैं, ऑब्वियसली व्हीट से बनी हुई है, राइस खाते हैं, बॉइल्ड पोटैटो या फिर मीठे फ्रूट्स। अब हमारा जो ट्रेडिशनल फूड होता था, जैसे कि ये गोंद के लड्डू बनते थे ना घर में, या अभी भी बनते होंगे, तो इस ये भी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बनते हैं। तो सर्दियों में लोग जो हैं वो गोंद के लड्डू बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो व्हीट फ्लोर डलता है, जो आटा डलता है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी में एनर्जी मिलती है। जो इसमें घी और बादाम एटसेट्रा मिलता है, उससे हमें फैट और प्रोटीन मिलता है, जिससे हमें सर्दियों में गर्मी और स्ट्रेंथ दोनों मिलती है। दादी या फिर तुम्हारी मम्मी भी कहती होगी ना कि लड्डू खा लो, उससे सर्दी में तुम्हें वार्मथ भी मिलेगी और एनर्जी भी मिलेगी। तो इससे हमें शो होता है कि किस तरह जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को कंबाइन करती हैं ताकि हमारी बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिल सके। बट क्या होगा अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लें? तो बॉडी क्या करती है, जब तुम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, ओवर ईटिंग करते हो, तो वो उनको फैट में कन्वर्ट करके तुम्हारे पेट पे स्टोर कर लेती है। इसलिए ज्यादा खाने से पेट निकल जाता है, पता है ना? वो इसीलिए निकलता है क्योंकि कार्ब्स जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब पोलर बियर्स ऐसा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, गर्म मौसम में तो मोटे हो जाते हैं खा खा के, और फिर सर्दी में वो गुफा में जाके सो जाते हैं, जिसको कि हाइबरनेशन कहते हैं। और उस हाइबरनेशन के टाइम में वो स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज करती है उनकी बॉडी, जब वो ठंडे मंथ्स में सो रहे होते हैं, जब उन्हें खाना नहीं खाना होता या हंट नहीं करना होता। बट ह्यूमंस में अगर हम ज्यादा कार्ब्स खाएं या ज्यादा शुगरी फूड खाएं, ठीक है, तो इससे मोटापा बढ़ता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो था आपका कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं फैट्स की। ओके, फैट्स भी जो हैं वो एनर्जी रिच फूड्स ही हैं, बट कार्ब्स और फैट में फर्क होता है। देखते हैं कैसे। तो फैट क्या होते हैं? ये एक टाइप का न्यूट्रिएंट है हमारी डाइट में, जो कि एनर्जी स्टोर करने में काम करता है लॉन्ग टर्म यूज में। वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी स्टोरेज यहाँ पे मेजर फंक्शन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्विक एनर्जी देते हैं, बट फैट्स जो हैं वो हमें स्लो एनर्जी देते हैं। और दूसरी चीज, 1 ग्राम कार्ब में जितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम फैट में उसकी डबल एनर्जी होती है, बट ये स्लोली रिलीज होती है बॉडी में। तो इससे क्या होता है, ये स्लो रिलीज वाली प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारी बॉडी का एक असेंशियल एनर्जी रिजर्व बन जाते हैं। हमारी बॉडी फैट से बहुत प्यार करती है, ठीक है, इसीलिए फैट को, मतलब तुम्हारी एक्स से पीछा छुड़ाना आसान है तुम्हारे लिए, बट फैट से पीछा छुड़ाना मुश्किल इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी डिजाइन ही फैट स्टोर करने के लिए हुई है। खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहां पे हमने बार बार फैमाइन्स देखे हैं, भूखमरी देखी है, हमने सूखा देखा है। तो हमारी बॉडीज जो है साउथ एशिया में इस तरह से प्रोग्राम हो गया है कि हम खाने से फैट सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करती है हमारी बॉडी, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि क्या पता कब सूखा पड़ जाए और हमें इस फैट की जरूरत पड़े कि खाना ही ना मिले हमें। ओके, तो फैट्स जो हैं वो क्या क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं वार्म रखने में, कोल्ड क्लाइमेट्स के टाइम पे। हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि फैट ऑब्वियसली एक लेयर बना लेता है बॉडी के ऊपर, तो उससे हमारे हार्ट, लिवर, किडनीज जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। और ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ना, ए डी ई के, ओके, इनको भी अब्सॉर्ब करने में फैट्स हमारी हेल्प करते हैं। तो फैट्स एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? कि जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और कार्ब्स खत्म हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल तुम 21 किलोमीटर अपनी मैराथन लगा रहे हो, तो कार्ब्स जो हैं कितने स्टोर करके रखोगे बॉडी में? तुम्हारे 5 किलोमीटर के बाद, 7 किलोमीटर के बाद बॉडी से कार्ब डिप्लीट हो गए। तो अब बॉडी क्या करेगी कि वो फैट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी एनर्जी रिलीज करने के लिए। अब ये एनर्जी जो है वो स्लो है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग है, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह नहीं जो कि इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ओके, जब हम भूखे रहते हैं तब भी ऐसे ही होता है, बट भूखा रहना अपने आप में बाकी तरीके से नुकसानदायक है। सो अगर आपको वेट लॉस करना है, तो एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू लूज फैट। अब हम एनसीईआरटी से अगर फैट के सोर्सेज देखें, तो क्या क्या है? ओके, तो उसमें सबसे पहले दिए गए हैं ऑयल्स, प्लांट बेस्ड में। जो प्लांट बेस्ड फैट्स हैं उनमें ऑयल्स, ऑयल्स में कौन सा? ग्राउंड नट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कोई भी ऑयल है उसमें फैट कंपोनेंट होगा। फिर आपके नट्स, नट्स में हैं जैसे बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता एटसेट्रा। सीड्स की अगर हम बात करें तो तिल, सनफ्लावर, पंपकिन, ये सब। एनिमल बेस्ड फैट्स की बात करें तो मिल्क, घी, बटर, क्रीम,
मीट एंड फिश, इस सब से हमें एनिमल बेस्ड फैट्स मिलते हैं। डेली हम अगर अपना फैट कंजम्पशन देखें तो रोटी पे जो मम्मी घी लगा देती है दैट इज फैट। ऑलमंड्स और वॉलनट्स हम स्नैक्स की तरह जो खाते हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड फैट। सनफ्लावर ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में जो पूरियां तली जाती हैं दैट इज ऑल्सो फैट। दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, वहां भी फैट होता है। ओके, तो फैट हमारी डाइट में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये कंसंट्रेटेड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये रिच सोर्स है एनर्जी का। और हमने बार बार देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्विक, फैट्स लॉन्ग लास्टिंग, बट हैं दोनों एनर्जी सोर्स। बट दूसरा जो इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है वो है ग्रोथ एंड रिपेयर। तो फैट्स जो हैं वो हमारे बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ में और उनकी रिपेयर में एक असेंशियल रोल प्ले करते हैं। ये वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सेल मेम्ब्रेन्स को बिल्ड और रिपेयर किया जा सके। ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में खास करके बच्चों में हेल्प करते हैं फैट्स। ओके, ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स जिनमें फैट होते हैं वो हैं गुड फैट्स होते हैं। वो है मिल्क हो गया, घी, पनीर, जो कि फैट्स और प्रोटीन्स दोनों प्रोवाइड करते हैं अडल्ट्स को भी और बढ़ते हुए बच्चों को तो खास करके। फिर हमने देखा कि किस तरह हमें वार्म एंड हेल्दी रखते हैं कि हमारी बॉडी के चारों तरफ एक इंसुलेटिंग लेयर लगा देते हैं। आपने देखा होगा आपके जो मोटे दोस्त हैं उनको पसीना ज्यादा आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि उनके ऊपर फैट होता है जो एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, तो उससे उनकी बॉडी ज्यादा गर्म रहती है, इसलिए उनको एसी 16 पे चलाना पड़ता है। ओके, और इसीलिए जो घी रिच फूड्स होते हैं जैसे लड्डू हो गए एटसेट्रा वो हम सर्दियों में खाते हैं। सिमिलरली पोलर बियर्स भी हमने देखा कि वो किस तरह फैट लेयर डेवलप करते हैं सर्दी में सरवाइव करने के लिए। विटामिन अब्जॉर्प्शन में अगेन ए, डी, ई, के, इन विटामिन्स को जब भी हम लेते हैं तो फैट के साथ लेते हैं ताकि ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। ओके, अब होते हैं गुड फैट्स और बैड फैट्स। तो इनमें क्या फर्क है? तो सारे फैट्स एक बराबर हेल्दी नहीं होते। ओके, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं गुड और बैड फैट्स में। तो गुड फैट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को और हमारे हार्ट को हार्म किए बिना हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे विटामिन्स को भी डिसॉल्व करने में, अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो गुड सोर्सेस कौन-कौन से हैं? जैसे प्लांट बेस्ड ऑयल्स हो गए, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये आपके प्लांट बेस्ड गुड फैट्स हैं। देन आलमंड्स, वॉलनट्स, आपके काजू, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, ये भी आपके गुड फैट्स हैं। फिर घी और मिल्क अगर हम जो मॉडरेशन में खाएं, ठीक है, तो वो भी गुड फैट्स का काम करते हैं। और फैटी फिश जैसे कि सैल्मन होगी, ओके, या ओमेगा, वो जो कैप्सूल लेते हैं वो सब, ये भी गुड फैट्स हैं। बैड फैट्स होते हैं, वो बैड क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं, जिससे आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, मोटापा हो सकता है या और कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमेशा प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स में, तले हुए खाने में आपको मिलते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे ट्रांस फैट्स में आपके चिप्स वगैरह जो पैकेज्ड फूड हो गए, चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, ओके, या कमर्शियली फ्राइड फूड्स होते हैं जो, वो सब में आपका ट्रांस फैट होता है। देन आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अगर आप उनको एक्सेस में खाओ तो फैटी कट्स ऑफ मीट, यानी मीट का फैट वाला पार्ट जो होता है वो पैक्ड होके विदेशों में मिलता है, यहाँ पे तो आई डोंट थिंक। एक्सेस बटर अगर आप खाओ, पहले आता था डालडा, वो अगर आप खाओ तो ये इनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। देन डीप फ्राइड फूड्स जैसे कि समोसा, पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज एटसेट्रा, ये भी नुकसानदायक होते हैं क्योंकि इनमें भी बैड फैट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा समोसे खाना, ये सब हमने देख लिया, पोटैटो चिप्स एटसेट्रा, ये आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर सकते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डालडा होता था पहले, वनस्पति घी जो जम जाता था, पहले इंडिया के किचन्स में मैक्सिमम खाना उसी से बनता था पहले, आई मीन 70s 80s 90s में। ओके, शहरों में खास करके 80s 90s में खास करके, तो उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते थे जो कि अब पता चलता है कि ह्यूमन हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए हमें अपनी कुकिंग जो है वो हेल्दी ऑयल्स में करनी चाहिए, हमें हेल्दी नट्स, सीड्स एटसेट्रा खाने चाहिए, दूध वगैरह पियो, और ज्यादा तला हुआ और चिप्स वगैरह मत खाओ। कोई खाता है तो उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो। इसके बाद है आपके प्रोटीन्स जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं, और हमने देखा है खास करके जिम वालों को तो बात करते हुए प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, आप जॉन अब्राहम का कोई भी वीडियो देख लो, प्रोटीन प्रोटीन ही करता रहता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारी डाइट का एक असेंशियल न्यूट्रिएंट है, और इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी ग्रोथ में
रिपेयर में और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज में हेल्प करते हैं। अगर हम एडिक्वेट प्रोटीन ना खाएं तो हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी, प्रॉपरली हील नहीं करेगी। और तो प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे जो हैं वो एक कांस्टेंट फेस ऑफ ग्रोथ में रहते हैं, हमेशा ग्रो करते रहते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं वो मसल बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, बोन्स, स्किन, हेयर और बाकी टिश्यूज को बिल्ड करने में, ग्रो करने में प्रोटीन्स एक रोल प्ले करते हैं। दूसरा है रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने में, चोट को ठीक करने में और बॉडी का जो डेली वेयर एंड टेयर होता है फिजिकल एक्टिविटी से, उसको रिपेयर और मैनेज करने में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। खास करके अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, जैसे कि एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बॉडीज और मसल, बॉडी और मसल को मेंटेन रख सके। फिर हम एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की बात करें हमारी बॉडी में, तो ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं जो हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोटीन के सोर्सेज क्या-क्या हैं? तो प्लांट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी तूर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना और मूंग दाल। और अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो उसमें है चिकन, फिश, एग्स, पनीर और मिल्क। ओके, तो ये सिंपल, आपसे कुछ नहीं पता क्वेश्चन पूछ लेंगे यूपीएससी नहीं तो स्टेट पीसीएस के, हाँ भाई इसमें कौन कौन से हैं प्रोटीन के सोर्सेज, और उसमें बीच में आलू डाल देंगे। तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो हैं वो हमें मिलते हैं दालों से, बीन्स से, मटर से, ये हमने देखा जो भी ऊपर है। इसके अलावा एक है आपका मशरूम। मशरूम भी एक प्रोटीन का सोर्स होता है। तो मूंग दाल, मतलब सॉरी, दालों में हमने देखा मूंग दाल, तूर दाल, चना, बीन्स वगैरह में आपके राजमा हो गए या फिर मटर हो गए। नट्स एंड सीड्स में हमने देखा कि बादाम, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स एक्सेट्रा। और उसके अलावा सोयाबीन और मशरूम्स तो हैं। अब मशरूम क्योंकि एनसीईआरटी में अलग से मेंशन किया गया है और क्योंकि मोदी जी का भी फेवरेट है, तो थोड़ा मशरूम पे ध्यान दे लो तुम, कि मशरूम जो हैं वो डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो किए जाते हैं। इनको उगने के लिए सन की और फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती, और ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ओके, हाँ। तो अब दूसरा है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इनको कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि ये हमें सारे अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। अभी देखेंगे क्या होता है, पहले देख लेते हैं मिलता कहाँ से है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो मिल्क, पनीर, दही, इन सब में प्रोटीन होता है। और अगर हम एग्स और मीट की बात करें तो अंडे, फिश, चिकन, मीट, सब में प्रोटीन होता है। पहले गवर्नमेंट की एड्स भी आती थी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो एनिमल प्रोटीन्स को कंप्लीट प्रोटीन क्यों कहा जाता है? तो अब कंप्लीट प्रोटीन क्या होते हैं? देखो, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, जो कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। और टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और उन 20 में से 9 जो होते हैं उन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को नहीं बना पाती। बाकी 11 को बना लेती है, इनको नहीं बना पाती। इसलिए हम जो भी खाते हैं उसमें ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होना जरूरी है, जो भी प्रोटीन हम खाएं। अब प्लांट प्रोटीन्स में क्या होता है कि ये 9 के 9 अमीनो एसिड्स जो हैं हमें नहीं मिलते हैं। किसी में एक होगा, किसी में दो होंगे, बट सब में नहीं होते हैं। इसलिए प्लांट प्रोटीन्स को इनकम्प्लीट कहा जाता है, क्योंकि उनमें ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। बट एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, खास करके जैसे मिल्क, एग्स, चिकन, मटन, पोर्क, फिश एक्सेट्रा, ये कंप्लीट प्रोटीन्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी सफिशिएंट क्वांटिटीज में। दूसरा रीजन इनको कंप्लीट प्रोटीन्स क्यों कहते हैं वो है इनका डेंस प्रोटीन कंटेंट। यानी कि एक 100 ग्राम प्लांट फूड में और 100 ग्राम एनिमल फूड को अगर आप कंपेयर करो, तो 100 ग्राम एनिमल फूड जो है उसमें आपको कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। जैसे कि 100 ग्राम मूंग दाल को अगर आप उबालोगे प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि ओवर उबाल दिया, तो आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम पनीर को, पनीर में, कच्चे पनीर में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम एग में आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और
चिकन में 100 ग्राम चिकन में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है कुक्ड चिकन में। ओके, तो अगर अ, अब हमारी बॉडी को जितना हमारा बॉडी वेट है उसका, जैसे मान लो 100 किलो वेट है, तो आपको दिन का 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो आप सिर्फ दाल खाते हो और 100 ग्राम दाल से 7 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। तो 150 ग्राम प्रोटीन आप दाल से कैसे पूरा करोगे? कितनी दाल खानी पड़ेगी आपको? 1 किलो दाल खाओगे, तब जाके 70 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आपको चाहिए 150 ग्राम, तो आपको डेली की 2 किलो दाल खानी पड़ेगी। क्या खा सकते हो? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसलिए भी जो आपके एनिमल प्रोटीन्स हैं, उनको कंप्लीट प्रोटीन्स कहा जाता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स जो है ना, वो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं और पानी के बने होते हैं। प्रोटीन जो है, उनका एक बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट होता है। बट एनिमल्स जो हैं, उनमें क्या होता है, हम एनिमल्स का कौन-सा पार्ट खाते हैं? तो एग्स खाएँगे, मिल्क, मसल एटसेट्रा। तो ये बहुत रिच होते हैं प्रोटीन में, बिकॉज़ मसल इटसेल्फ इज़ अ प्रोटीन। ओके, और इसी में आपके सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। इसलिए एनिमल प्रोटीन्स जो हैं वो बेटर सोर्स हैं प्रोटीन का, कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया 1 ग्राम पर बॉडी वेट। एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे एनिमल प्रोटीन्स जो हैं, वो आपको विटामिन्स एटसेट्रा भी प्रोवाइड करते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, जैसे कि विटामिन बी 12, आयरन, जिंक एटसेट्रा, जो कि आपको प्लांट फूड्स में नहीं मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं। एग्जाम्पल, एग एक रिच सोर्स है विटामिन बी 12 का, अलोंग विद प्रोटीन, जिससे कि अनीमिया प्रिवेंट करने में आपको हेल्प मिलती है। ओके, अब क्या होगा अगर हमारी डाइट जो है उसमें प्रोटीन ना हो? तो बच्चों में क्या इम्पैक्ट होगा कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, छोटी स्टंटेड हाइट रह जाएगी, मसल्स वीक होंगे, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट भी स्लो रह जाएगा, इंटेलिजेंस भी कम रह जाएगी। एडल्ट्स में क्या होगा कि आपके वुंड्स सही तरह हील नहीं होंगे, इंजरीज जो हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होंगी और मसल्स वीक हो जाएंगी, थकान रहेगी, कमजोर फील करोगे। और मूड रेगुलेशन भी, ये सब तो चलो विटामिन मिनरल, बट प्रॉपर फूड का इन सब में होता है। जनरल हेल्थ में अगर देखें तो प्रोटीन्स की कमी से आपको वीक हो जाओगे, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और आपको बार-बार इन्फेक्शंस होंगे, आप जल्दी बीमार पड़ोगे। नेक्स्ट हमारे इसमें आता है विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स भी जो हैं वो भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, बट पहले हम विटामिन्स की बात करेंगे। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब हमें ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं एज़ कंपेयर टू कार्ब्स, प्रोटीन्स या फैट्स, वो हमें बल्क में चाहिए होते हैं। बट माइक्रो क्वांटिटी में ज़रूरत होने के बाद भी इनका रोल जो है वो बहुत क्रूशियल है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ओके? क्योंकि विटामिन्स हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हीलिंग में हेल्प करते हैं और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले आपका विटामिन ए, जो कि हमारी आँखों और स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से हमें कहाँ-कहाँ से मिलता है विटामिन ए? तो ये है पपाया यानी पपीता से, कैरेट से, मैंगो से एंड मिल्क से। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सोर्सेज़ हैं विटामिन ए के। तो विटामिन ए के फंक्शन होते हैं हमारी विजन को प्रॉपर रखना, खास करके डिम लाइट में, और स्किन को हेल्दी रखना। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। तो इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिम लाइट में या लो लाइट में आपको दिखना बंद हो जाता है। तो जो बच्चे सिर्फ व्हाइट राइस खाते हैं, उसके साथ कोई वेजिटेबल एटसेट्रा नहीं खाते हैं, ना कोई दूध पीते हैं, ना फ्रूट खाते हैं, तो उनको ये बीमारी हो सकती है। ओके, क्योंकि राइस में विटामिन ए नहीं होता। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 1, जिसे हम थियामीन कहते हैं। ओके, ये आपके हार्ट हेल्थ और एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके सोर्सेज हम देखें तो एनसीईआरटी कौन कौन से सोर्सेज बताती है इसके। मिल्क, मिल्क तो हर चीज में है, तो जो दूध नहीं पीते दूध पीना शुरू कर दो। पनीर, पंपकिन सीड्स, राइस, व्हीट एंड फ्लैक्स सीड्स। ओके, तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये हमारे हार्ट को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हैं, दालों में देखें तो मूंग दाल, फिर नट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, मिल्क हो गए। और इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी हो जाती है बेरी-बेरी, जिसकी वजह से हमें वीकनेस होती है, चलने में डिफिकल्टी होती है और हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके,
बट अगर आपके खाने में नहीं है तो भी आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती हैं बहुत सस्ती, जैसे कि एक तो ये है सुप्राडिन। इसमें आपको मल्टीविटामिन आराम से मिल जाते हैं, खास करके विटामिन ये जो बी कॉम्प्लेक्स होता है ये इसमें मिल जाता है, और ये बहुत सस्ती होती है और आपको ओवर द काउंटर ये मिल जाती है। आप उसको केमिस्ट को जाके कहोगे तो वो दे देगा। तो इसमें बी वाले सारे होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं, मिनरल्स एक्सेट्रा सब होते हैं। फिर जो लोग मोस्टली पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनको बेरी-बेरी हो सकती है, क्योंकि राइस पॉलिशिंग में क्या होता है, थियामिन जो है, बी1 जो है वो लॉस्ट हो जाता है। हमें अपनी डाइट में इसीलिए होल ग्रेन्स और पल्सेस इंक्लूड करने चाहिए, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स चलाए हैं मिलेट्स एक्सेट्रा पे, हम आगे देखेंगे, उसका ये एक रीजन है ताकि ये विटामिन रिच फूड हमको मिल सके। फिर है आपका विटामिन सी, जिस जो कि हमारे जख्म भरने में हमारी हेल्प करता है और हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। ओके। और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से सोर्सेज हैं? अमरूद, गुआवा, हरी मिर्च, लेमन, आंवला, टोमेटो एंड ऑरेंज, ये इसके सोर्सेज हैं। अब ये हमने देखे सोर्सेज। इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, जो जिनमें से दांत आपके फिट हो रखे हैं, उनमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। आपके वुंड्स जो हैं, चोट अगर लगी है तो स्लो हीलिंग होगी। थकोगे, आपके नेल्स के पास पास कटना फटना शुरू हो जाएगा। और एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी हुई है कि पहले क्या होता था 1746 के अराउंड, जो सेलर्स होते थे पुराने इस टाइप के शिप में जाते थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप के में, तो उनके गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी और वो थके थके रहते थे। तो स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर थे जेम्स लिंड, उन्होंने नोटिस किया कि जमीन पे पहुंच के जो सेलर ज्यादा ज्यादा लेमन या ऑरेंज खाते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये पहली बार डिस्कवर किया गया कि विटामिन सी से स्कर्वी जो है वो प्रिवेंट होती है। अब आपको अगर मान लो आप ज़्यादा फ्रूट वगैरह नहीं खाते हो, तो ये एक टैबलेट आती है चूसने वाली, इसको कहते हैं लिमसी, इसका नाम है लिमसी। ये विटामिन सी की टैबलेट है, आई थिंक 20-25 रुपए की 15 आ जाती हैं। तो ये सुबह शाम एक खानी होती है, ओवर द काउंटर मिल जाती है ये भी आपको, एंड ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। अब विटामिन सी जो है वो हीट सेंसिटिव है, यानी कि अगर आप अपनी सब्जियों को ओवर कुक करते हो या काट के फिर धोते हो या फ्रूट्स का छिलका उतार देते हो, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो अगर हम अपने खाने में गुआवा, लेमन एटसेट्रा इंक्लूड कर रहे हैं बट उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, तो विटामिन सी हमको मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, विटामिन डी। ओके। तो इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बोन्स और टीथ जो हैं वो स्ट्रांग रहते हैं। तो अब इसके सोर्सेज क्या हैं एनसीईआरटी से? बटर, मशरूम्स, जो खाने वाले मशरूम होते हैं, एग्स, फिश एंड मिल्क। मिल्क तो देखो भाई हर चीज का है, तो फिर कह रहा हूँ दूध पीना शुरू कर दो। अब विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से और मिल सकता है? ये जो ऊपर था, सनलाइट, यानी कि आप धूप में बैठते हो तो आपकी बॉडी जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा अंग्रेज भी जो है वो सन बाथ करते हैं, इसीलिए करते हैं, बट हम नहीं करते कि वो काले हो जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी। तो मिल्क, बटर, फिश, एग्स, इन सब से भी हमें विटामिन डी मिलता है। और इसके अलावा बहुत मेजर सोर्स जो है इसका, वो है मीट। मीट से आपको विटामिन डी मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी होती है रिकेट्स, जिसमें कि आपकी हड्डियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ जाती है। देखा है ना, कई बच्चों के पैर मुड़ने शुरू हो जाते हैं, वो रिकेट्स ही होती है। अब विटामिन्स के जो कुकिंग मेथड है वो क्यों मैटर करते हैं? कि विटामिन्स जो होते हैं ना बहुत डेलिकेट होते हैं एज कंपेयर टू फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। डेलिकेट मतलब जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर हम इनको या जो खाना जिसमें विटामिन्स है उनको गलत तरीके से कुक करते हैं, स्टोर करते हैं या हैंडल करते हैं। इसलिए हम जो भी कुछ खाते हैं, जरूरी है कि हम उसको प्रॉपरली हैंडल करें ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक होता सबसे पहले आपका हीट सेंसिटिविटी, बहुत सारे विटामिन्स जो हैं खास करके विटामिन सी और कुछ बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन्स, वो अगर बहुत हाई हीट पे आप उनको एक्सपोज करते हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आंवला को बहुत देर तक आप बॉईल करते हो तो उसका सारा विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको बॉईल करके कई लोग सोचते हैं उसका पानी पी लें, कोई फायदा नहीं है।
दैट्स वाई हमें चीजों को हल्का स्टीम करना चाहिए या स्टिर फ्राई करना चाहिए या फिर कच्चे ही खा लेना चाहिए। इसीलिए आंवला का मुरब्बा बनता है। ओके, ताकि उसको पकाना ना पड़े। फिर वाटर सॉल्युबिलिटी, तो विटामिन सी और विटामिन बी ग्रुप जो है ना वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप वेजिटेबल्स को बॉईल करके और फिर उनके पानी को फेंक देते हो तो आप सारे के सारे विटामिन को भी फेंक रहे हो। जैसे पालक का साग बनाते टाइम क्या करते हैं, बॉईल करके उस पानी को फेंक देते हैं जनरली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेटर है कि आप पालक को स्टीम करो ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के साथ वेस्ट ना हो। ओके। और अगर आप बॉईल करो तो उस पानी को यूज करो खाने के अंदर ही। तीसरा है लाइट एंड एयर एक्सपोजर। अब कुछ विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, ये जो होते हैं ये सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमरूद खा रहे हो या ऑरेंजेस खा रहे हो, बट उनको आप काट के खुला रख देते हो या फ्रिज में रख देते हो कि 1 घंटे बाद खाऊंगा, तो उनका विटामिन सी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो जब खाना हो तभी उसको काटो। दूसरा है, कई लोगों की आदत होती है कि वो छील के खाते हैं। एप्पल है, पापा इसका छिलका उतार दो, छिलका छिलका उतार के खाऊंगी, लड़कियां खास करके करती हैं। तो जब आप उसका छिलका उतार देते हो तो उसको खाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके मैक्सिमम विटामिन जो है वो लूज हो गए हैं। सिमिलरली पोटैटो जो है उसमें विटामिन सी और बी जो है वो छिलके में होते हैं, जो कि सैडली हम छील के खाते हैं, पोटैटो एंड एप्पल्स जो मैंने अभी बताया। ऐसे ही कैरेट, कुकुम्बर एटसेट्रा जो है, अगर आप उसको खाने से काफी देर पहले ही काट के छील के रख देते हो तो वो बर्बाद है। ओके, तो हमेशा खाने से जस्ट पहले ही उसको काटो। आंवला का अगर हम फिर से एग्जांपल देखें तो इसको कच्चा ही खाया जाता है ट्रेडिशनली इंडिया में, या फिर इसका अचार डाला जाता है, चटनी बनाई जाती है, या फिर मुरब्बा बनाया जाता है ताकि विटामिन सी इंटैक्ट रहे। कितने टाइम पहले से पता है ये बात कि भाई इसको बॉईल करेंगे तो ये बर्बाद है। पालक का मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। और उसके अलावा हम देखते हैं कि घरों में चटनी बनती है। ओके, धनिया की, पुदीना की, आंवला की, नींबू की, वो इसीलिए कच्चे ही रखते हैं, उनको पकाया नहीं जाता, इसीलिए ताकि जो विटामिन्स हैं वो खाने के साथ हमारी बॉडी में जा सके। ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको टेबल दिया है सारे विटामिन्स का। ये तो जो जो एनसीईआरटी में थे हमने डिस्कस कर लिए, तो आपको ये पीडीएफ दूंगा, तो आप यहाँ से सारे विटामिन्स का फंक्शंस जो है वो पढ़ सकते हो कि किसका क्या फंक्शन है, और उसके अलावा उसके सोर्सेज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, और वो फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। ओके। अब नेक्स्ट हैं हमारे मिनरल्स, जिनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं और जिन्हें हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में जरूरत होती है। ओके, और ये असेंशियल होते हैं हमें हेल्दी रखने के लिए। तो इनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये हमारी बोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया मिल्क में, हमारे दांतों को स्ट्रांग रखता है कैल्शियम। ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं, जैसे आयरन हो गया आपका पालक एटसेट्रा में। अब मिनरल्स जो हैं ये हमारी ग्रोथ में हमें सपोर्ट करते हैं, ब्रेन फंक्शन में सपोर्ट करते हैं, जैसा कि हम अभी आयोडीन वाला केस देखेंगे। ओके। और ये हमारे बॉडी के जो सिस्टम्स है उनको प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में रखते हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, नर्व फंक्शंस हो गया, ये सब हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में आपको ना एक स्टोरी दी हुई है, जो कि स्टोरी है आयोडाइज साल्ट और गोइटर। गोइटर एक बीमारी होती है, देखते हैं क्या। 1960s में क्या हुआ कि इंडियन साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि इंडिया का जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल, जे एंड के, ये सब एरिया, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब एरिया, यहाँ पे लोगों की नेक में ना एक स्वेलिंग आ रखी है। एक प्रॉब्लम है कि नेक में स्वेलिंग आ जाती है, जैसा कि इस फोटो में इन लेडी की नेक में दिख रहा है। ओके। तो इस स्वेलिंग को कहते थे गोइटर। गोइटर यानी कि हिंदी में कहें तो इसका नाम होता है घेंगा। तो ये क्यों हो रहा था? उन्होंने सोचा। ओके, फिर पाया गया रिसर्च के बाद कि इन एरियाज की जो मिट्टी है ना, इन रीजन्स की, उसमें आयोडीन बहुत कम है या नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं, जो वेजिटेबल्स उगाई जाती है, जो यहाँ का पानी है, उसमें भी आयोडीन की कमी है। अब लोगों को क्योंकि अपने खाने से आयोडीन नहीं मिल रहा है, तो उनका जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारे गले में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, वो सूजना शुरू हो जाता है, स्वेल करना शुरू हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को गोइटर कहा जाता है, घेंगा कहा जाता है। इस फोटो में देखो,
यहाँ पे ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये येलो कलर वाला। ओके, तो जब आपको आयोडीन नहीं मिलता तो ये स्वेल करना शुरू कर जाता है इस तरह से। तो आपकी नेक जो है वो स्वेल करती है और इस बीमारी को गोइटर कहा जाता है, हिंदी में घेंगा कहा जाता है। तो अब लोगों के खाने में आयोडीन कैसे, मतलब तुम किसी को कहोगे कि भाई आयोडीन खाया करो तो लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको मैंडेटरी कर दिया कि आप सॉल्ट में आयोडीन मिलाएंगे, कॉमन सॉल्ट में। तो सॉल्ट इसलिए चूज किया गया क्योंकि एक तो सस्ता होता है, हर किसी को चाहिए होता है, हर कोई इसे रोज खाता है। अगर आप घर में खाना नहीं खाते, रोज ढाबे पे खाना खाते हो, बाहर खाते हो, तो भी आप सॉल्ट तो उस खाने में भी होता है। तो इस नए सॉल्ट को आयोडाइज सॉल्ट का नाम दिया गया। अब हम आज के टाइम में कोई भी सॉल्ट का पैकेट देखते हैं कि आईटीसी का आशीर्वाद सॉल्ट है, तो सिंपल आशीर्वाद सॉल्ट नहीं लिखा होगा, आयोडाइज सॉल्ट लिखा होगा, मेड फ्रॉम नेचुरल सी सॉल्ट। एंड इसके साथ में ये जो ब्रेन बना हुआ है ना, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड ब्रेन फंक्शन, यहाँ पे आपका ये है। सिमिलरली टाटा वाले में भी आयोडीन गारंटी लिखा हुआ है, हेल्प मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। पतंजलि वाले में भी आपको आयोडाइज सॉल्ट लिखा हुआ है। तो अब क्या हुआ था, 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि एक समुंदर का एक किनारा है, बीच है, जिसपे वे टाइड आता है और फिर जब टाइड पीछे चला जाता है तो जो सी फ्लोर है वो दिखना शुरू हो जाता है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो बताओ ये कौन सा समुद्र का किनारा है, उड़ीसा का कुछ था। जब वो एग्जाम दे के आए तो नहीं पता था भाई कौन सा है, गलत लगा दिया। फिर एक दिन एक टॉफी आती थी कोई, उसके रैपर के अंदर वो क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा हुआ था, वो जो स्टेटमेंट थी ना यूपीएससी के पेपर में, वो टॉफी के रैपर में से उठा रखी थी। ओके, और वो हमने पढ़ा, बाद में देखा, अरे यार ये क्वेश्चन, मतलब जिसने एग्जाम में क्वेश्चन सेट करा होगा, ही जस्ट हैड अ टॉफी, वहां पे उसको वो स्टेटमेंट दिखी, उसने ऐसे की ऐसे उठा के क्वेश्चन में डाल दी। ओके, तो क्या मतलब कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि आपसे सिंपल पूछ ले कि आयोडीन किसके लिए जरूरी है। और अगर आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ सॉल्ट का पैकेट देखा और आपको ये ब्रेन वाला आइकन याद है, यहाँ पे ये ब्रेन लिखा हुआ याद है, मेंटल डेवलपमेंट याद है, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ओके, अब जैसे जैसे लोगों ने आयोडाइज सॉल्ट को यूज करना शुरू किया तो गोइटर जो है वो शार्पली रिड्यूस हो गया। अब ये जो सरकारी पैम्फलेट आते हैं ना, जिनको हम देसी भाषा में पर्चा कहते हैं, जैसे ये नेशनल हेल्थ मिशन का पर्चा है। ओके, तो ऐसा पर्चा लास्ट ईयर मोदी जी ने ट्वीट करा था टर्मरिक को लेके, और उसमें जो स्टेटमेंट्स थी ना वो एज इट इज उठा के आपके क्वेश्चन बना दिए गए। 2025 के पेपर में टर्मरिक के ऊपर जो क्वेश्चन था, वो मोदी जी ने सेम पर्चा ऐसा ट्वीट किया था। उसमें भी ऐसे ही एक दो तीन चार पांच स्टेटमेंट्स थी, उन में से तीन उठा के आपका क्वेश्चन बना दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे पर्चे में से भी आपको क्वेश्चन बन जाए। तो देख लो, बेनिफिट्स ऑफ आयोडीन: कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट, प्रमोट्स थायराइड फंक्शन, प्रमोट्स ब्रेन डेवलपमेंट, हेल्प्स मेंटेन एनर्जी लेवल्स, बूस्ट इम्यूनिटी। और यहाँ पे क्रिस्टल्स पड़े हैं, मतलब सॉल्ट से कुछ लेना देना है। तो आयोडाइज सॉल्ट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ आयोडीन। सोर्स: मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडिया। ये कर लिया आपका आयोडीन कवर। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी में ही एक और स्टोरी है जो कि है आपकी, एक ट्राइब होता है गुजरात में, अगरिया। अगरिया ट्राइब का काम क्या होता है, वो सॉल्ट फार्मिंग करते हैं। अब तुम कहोगे सॉल्ट कोई पेड़ों पे थोड़ी लगता है कि उसकी फार्मिंग होती होगी। देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जैसा मैंने बताया, अगरिया जो होते हैं वो एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है गुजरात में। ओके, और गुजरात में ही एक जगह है जिसे कहते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो कि एक डेजर्ट लाइक सॉल्ट मार्श है, यानी कि वहां पे पेड़ वेड़ कुछ नहीं है, कोई 100 किलोमीटर तक सिर्फ नमक ही नमक है। आपने वो मूवी देखी होगी अभिषेक बच्चन की रेफ्यूजी, तो उसमें भी है सॉल्ट ये। अगर आपने वो देखी है शायद सरफरोश में भी है, बहुत सारी मूवीज में वहां का दिखाता, उसमें भी है। आलिया भट्ट की हाईवे देखी है ना, जिसमें रणदीप हुड्डा उसको किडनैप कर लेता है, वहां पे भी ये लिटिल रन ऑफ कच्छ दिखाया गया है। तो आप देख लेना। तो वो किडनैप करके वहां ले जाते, हो भागने की कोशिश करती है, तो कहता जा, भाग के कहाँ जाएगी, दूर दूर तक नमक ही नमक। तो यहाँ पे क्या होता है, हर साल लगभग 8 महीने तक वो इस हार्श हॉट लैंड में आ जाते हैं, क्योंकि पेड़ नहीं कुछ नहीं, ऊपर से सफेद नमक ही नमक। और यहाँ पे आके वो क्या करते हैं, वो सी वाटर, एक पहले तो शैलो पैंस खोदते हैं, यानी कि जमीन में ऐसे स्क्वायर स्क्वायर खड्डे खोदते हैं, जो ज्यादा गहरे नहीं होते, 1-2 फुट गहरे ही होते हैं, बट बड़े बहुत होते हैं।
इनमें फिर वो सी वाटर को पंप करते हैं, सी वाटर भरते हैं इन गड्ढों में। अब क्या होता है, क्योंकि वहां गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत हीट है, तो जो सी वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे सिर्फ नमक के क्रिस्टल्स रह जाते हैं। और इन क्रिस्टल्स को ये लोग कलेक्ट करते हैं, सुखाते हैं, और जो कंपनी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में रखती है उनके ट्रक्स में लाद देते हैं। देख लो एक बार, ये मैंने कई मैगजीन से ये उठाया है कि इस तरह से ये काम करते हैं। ये सॉल्ट को और पानी को वो करने का, कलेक्ट करने के इनके औजार है। ओके, तो इस तरह से ये पानी भर देते हैं, जो ये भरा हुआ है ना पीछे स्क्वायर में, ये पानी भरते हैं समुद्र का पानी ऐसे पंप लगा लगा के। और फिर जब इस तरह की जो हट्स हैं, ये कार्डबोर्ड से बना रखी हैं, इनके अंडर ये रहते हैं। ये देखो इस तरह की हट्स हैं, वो पीछे पानी भरा हुआ है, ये लेडी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और पीछे पानी भरा है और दूर दूर तक एक भी पेड़ नहीं है। ओके, और फिर जब वो नमक कलेक्ट हो जाता है तो इस तरह इसको ट्रक्स में लाद के टाटा, पतंजलि, जो भी कंपनीज होती हैं वो लेके चली जाती है। और अभी देखते हैं इनकी सैड स्टोरी क्या है। ये इनके पैरों की हालत हो जाती है नमक के क्रिस्टल्स में चल चल के। इनकी लाइफ इतनी हार्श होती है कि ये, क्योंकि ये सॉल्ट डेजर्ट में रहते हैं 8 महीने, जहां पे गर्मी के टाइम पे 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, एंड आई थिंक 50 भी चला जाता हो अब तो खुले आसमान के नीचे, जहां पे दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, वहां पे ये कई कई घंटे दिन में काम करते हैं, नंगे पैर, शैलो सॉल्ट पैंस में। ओके, जहां पे कि नमकीन पानी होता है, जिसे कि हम ब्राइन कहते हैं, सॉल्टी वाटर को ब्राइन कहते हैं। ये वाटर स्लोली इवेपोरेट होता है सन में, और पीछे सॉल्ट क्रिस्टल छोड़ के जाता है। तो इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है? तो जो सॉल्ट वाटर होता है ना, वो इनके पैरों की जो स्किन होती है उसको क्रैक करता है, एंड इट स्टार्ट्स बर्निंग इट। ऑब्वियसली कभी जख्म पे नमक छिड़क के देखना। लॉन्ग आवर्स तक, क्योंकि ये हॉट सन के अंडर काम करते हैं गर्मी में, तो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। और ये ऐसी कच्ची पक्की झोंपड़ियों में रहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। और साल में 8 महीने डेजर्ट में काम करते हैं, तो ना तो इनके पास कोई रेगुलर मेडिकल केयर होती है, ना बिजली होती है। इवन बच्चों के पास स्कूल भी नहीं होते, बच्चे भी इसी रेगिस्तान में काम करते हैं। फिर तुम कहोगे काम करते क्यों हैं? क्योंकि ये इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, और कुछ स्किल इनके पास अभी है नहीं। और एक वो होता है ना कि तुम अगर कुछ कर रहे हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ, एक आ, एक इविल है जिसको तुम जानते हो, इट इज बेटर देन अननोन। तो इसलिए ये इसमें फंसे रहते हैं, और ये इनके लाइवलीहुड का मेन सोर्स है। इनकी फैमिलीज जनरेशन से यही काम कर रहे हैं, और यही इन्हें आता है, ब्राइन को हैंडल करना, वाटर लेवल चेक करना, और सॉल्ट को कलेक्ट करना। और इस नमक के पानी में चल चल के इनके पैरों की हालत ऐसे हो जाती है कि जब किसी अगरिया की डेथ होती है, तो उसके पैर चिता में जलते नहीं है, वो इतना नमक सोख चुके होते हैं, बिकॉज सॉल्ट डजंट बर्न। ओके, सो ये भी एक, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये 15 जनवरी 2025 को ही न्यूज़पेपर में आया था। सो जब ये इन पास व्हेन दे पास अवे, तो इनके पैर आराम से जलते नहीं है, बिकॉज सॉल्ट जो है एक थिक हार्ड लेयर क्रिएट करता है इनकी स्किन पे। और टाइम के साथ साथ ये सॉल्ट जो है इनके पैरों को इतना हार्ड कर देता है कि इवन फ्यूनरल में, चिता की आग में भी पैर नहीं जलते हैं, या बहुत मुश्किल से जलते हैं। ओके, विमेन एंड चिल्ड्रन भी आदमी का, मतलब जो मैन होते हैं उनके साथ इन डिफिकल्ट कंडीशंस में काम करते हैं। इनकी बॉडीज जो हैं ये सॉल्ट की ग्लेयर, यानी कि जैसे तुम में से कोई बर्फ में गया होगा लेह लद्दाख, तो बर्फ की चमक जैसे आंखों में पड़ती है ना, गोगल्स लगाने पड़ते हैं, सिमिलरली सॉल्ट की भी चमक पड़ती है, जिससे आईज जो हैं दे बर्न, और फीट जो हैं वो टाइम के साथ हार्ड हो जाते हैं। इसलिए अगरिया कम्युनिटी का जो इमेंस कंट्रीब्यूशन है हमारे, मतलब इस एसेंशियल कमोडिटी यानी सॉल्ट की तरफ, इतनी हार्डशिप सहने के बाद भी उसे हमें अक्नॉलेज करना चाहिए। क्योंकि हमारी किचन तक जो सॉल्ट आता है ना, जो हम खाना बनाने में यूज करते हैं, वो इनकी मेहनत की वजह से ही आता है। और इसी सॉल्ट को फैक्ट्रीज में फिर फोर्टिफाई किया जाता है, ये टर्म भी अब हम पढ़ेंगे, फोर्टिफिकेशन, आयोडीन के साथ, ताकि गोइटर जैसी जो बीमारियां हैं उनसे देश को बचाया जा सके। ओके, सो ये थी अगरियास की स्टोरी। ये इनके पैरों की कंडीशन हो जाती है, सॉल्ट क्रिस्टल जो हैं ये बहुत पैने होते हैं, और ये पैरों की कंडीशन हो जाती है। और जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे साथ में ही काम करते हैं, ये आप पढ़ सकते हो, क्वार्ट्स में ये आर्टिकल है, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज है इसमें। तो अब इसके अलावा और कौन-कौन, ये तो एनसीईआरटी में जो दिए थे वो हैं। बाकी डिटेल में हम जब साइंस पढ़ेंगे तब करेंगे। बट इसके अलावा जो भी मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में जो ज़रूरी होते हैं, जैसे कि
कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, आयरन, ये सब मैंने यहाँ टेबल दे दिया है। आप इसको डाउनलोड करके और बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है इसमें, ये आप पढ़ सकते हो। ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ।